नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए अब तक की तमाम अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा घाट पर भक्तों का हुजूम उमड़ा है। ज्योतिष से लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये मौका बेहद शुभ और खास माना जाता है। आज के दिन स्नान और दान का खास महत्व है, तो वहीं सूर्य के उत्तरायण होने से मनुष्य की सेहत पर इसका अच्छा असर पड़ता है। आज से सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के गोरक्षपीठ में भी हो रहा है खास आयोजन। खुद सीएम योगी ने देर रात भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी ने चावल और सब्जियों का भोग लगाया। सीएम योगी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और मकर संक्रांति के मौके पर हर साल वो यहाँ खिचड़ी मेले में शिरकत करते हैं। गोरखपुर का खिचड़ी मेला दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल और आसपास के देशों से भी लोग गोरखपुर आते हैं और गोरक्षपीठ में खिचड़ी चढ़ाकर दान पुण्य करते हैं। आज के दिन यहाँ खिचड़ी दान करने से पुण्य प्राप्त करने की मान्यता है, इसीलिए देर रात से ही गोरखपुर में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का भी खास महत्व है। देश के कई शहरों में पतंगबाजी की धूम है। अमित शाह उत्तरायण के मौके पर दिल्ली से गुजरात पहुंचे और अहमदाबाद में अपने लोकसभा क्षेत्र आनंद नगर की एक छत से अपने पार्टी सदस्यों के साथ पतंग उड़ाई। एक और जहां अमित शाह अहमदाबाद में पेंच लड़ा रहे थे, तो वहीं जयपुर के लोगों ने गुड़ तिल और हलवा खाकर संक्रांति का त्योहार मनाया और एक दूसरे की पतंगें काटी। जयपुर सिटी पैलेस में राज परिवार की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी खुद पतंग की डोर थामे नजर आई। दिया कुमारी के साथ कांग्रेस के मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी थे। जयपुर में दिन भर पतंगबाजी देखने को मिली तो शाम को आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला। वहीं ओडिशा के कोणार्क में समुद्र के किनारे पतंगों का मेला सा नजर आया। यहाँ एक से बढ़कर एक अद्भुत पतंगे नजर आई। विदेशियों ने भी इस खास काइट फेस्टिवल का आनंद उठाया। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, लेकिन पतंग फेस्टिवल एक दिन पहले ही शुरू हो गया। आज का पहला मार्चिंग दस्ता आर्मी डे पर दिखेगी भारतीय सेना के शौर्य की झलक। सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आज सेना 72वां आर्मी डे मना रही है। दिल्ली के कैंट इलाके में आर्मी डे पर खास परेड देखने को मिलेगी। आर्मी डे पर धनुष तोप और K9 वज्र टैंक की झलक भी दिखेगी, जिसकी कई दिनों से तैयारी चल रही है। तो वहीं घुड़सवार दस्ते परेड की शान बढ़ाएंगे। वहीं गोवा में नो योर आर्मी मेला चल रहा है, जहां डॉग स्क्वाड ने अपना दमखम दिखाया। तो हवा में हेलीकॉप्टर्स के जरिए सेना के जवानों ने दिखाई दिलेरी। बता दें कि हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इसी दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को आया गुस्सा और वो मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए। बाबुल सुप्रियो CAA के समर्थन में महासभा करने छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे थे, लेकिन सभा के दौरान पत्रकारों की किसी बात पर वो ऐसे भड़के कि मंच से ही पत्रकारों को धमकी तक देने लगे। दीपिका पादुकोण के JNU जाने पर भी केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सवाल उठाए और कहा कि दीपिका JNU में सिर्फ एक समूह से ही क्यों मिली। दीपिका पादुकोण का जाना वहाँ पे और समय जो है, एक पिक्चर की प्रमोशन जब कर रही थी दिल्ली में, उसी समय में जाना और उसी समय में एक ही गिरोह से मिलना, बाकी लोगों को दरकिनार करना, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर किसी ने उसमें कटु शब्द का व्यवहार किया है तो उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली के शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने के लिए अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है। खबर है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग की बजाय बातचीत का सहारा लेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, जिसमें कहा गया है कि कानून के मुताबिक शाहीन बाग से रास्ता हटाने का विकल्प दिल्ली पुलिस खोजे। वहीं मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। CAA के खिलाफ विरोध में आवाज बुलंद करते हुए मणिशंकर ने ऐसा विवादित बयान दे दिया
जो उनकी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे इलाके की सड़क बंद है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल 15 दिसंबर से नोएडा कालिंदी कुंज सरिता विहार को जोड़ने वाला रास्ता बंद है। अब नोएडा से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। कालिंदी कुंज और नोएडा बंद होने से बाकी रास्तों पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ गया है। रास्ता बंद होने से फरीदाबाद और दिल्ली जाने वालों को दिक्कत हो रही है। डीएनडी और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी भीषण जाम के हालात बन रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन गुनहगार आखिरी पैंतरा आजमाने हाईकोर्ट चले गए। चारों दोषियों में से एक मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट से जारी डेथ वारंट को निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच आज सुनवाई कर सकती है। निर्भया के दोषियों को फांसी से रोकने के सारे दांव अब तक नाकाम रहे हैं, जिसके बाद कानूनी तौर पर निर्भया के गुनहगारों को फांसी मिलना तय माना जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्भया के चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी किया था और उनकी फांसी की तारीख 22 जनवरी को सुबह 7 बजे मुकर्रर की थी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने पहले ही दोषियों को फांसी पर लटकाने की तैयारियों को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। 7 साल पहले दिल्ली की गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई, आज उसके हिसाब का दिन है। कड़कड़ डूमा कोर्ट रेप केस में दोषियों को सजा सुनाएगी। अप्रैल 2013 में एक मासूम को अगवा किया गया और फिर दोषियों ने उसका रेप किया। चूंकि उस वक्त देश निर्भया गैंग रेप के बाद गुस्से में था, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लिहाजा 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की खबर से लोग फिर सख्ती में आ गए। सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठाए गए। बाद में पुलिस ने मनोज कुमार और प्रदीप नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आया था कि मनोज और प्रदीप ने उसी बिल्डिंग में घर वालों के साथ किराए पर रह रही बच्ची को अगवा किया था और 2 दिनों तक हैवानियत की हदें पार करते रहे। पुलिस सुराग खोजते हुए आरोपियों तक पहुंची और फिर उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम पार्षद के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला धक्का मुक्की और फिर मारपीट तक पहुंच गया। इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया। बीजेपी ने पार्षद चुनाव में कांग्रेस की तरफ से फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। एक कार्यकर्ता हमारा घायल हुआ है, तो वहाँ पर कुछ लोग विरोधी पार्टी के आकर फर्जी पोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ उन्होंने आकर मारपीट करी, उसमें उसके चोट लग गई। भाई अनुभव मल्होत्रा का मेरे पास 11 बजे फोन आया कि विनोद भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बीजेपी के लोग हमारे मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जो हमारे वोटर आए हैं उनको वोट नहीं डालने दे रहे। घर में बिखरा पड़ा सामान, दहशतजदा लोग और छानबीन करती पुलिस। ये तस्वीरें बरेली के प्रेमनगर से सामने आई हैं, जहां पर बदमाशों ने मंगलवार दिन ढलते ही थानेदार पुष्कर गंगवार के घर डकैती की वारदात की। शाम करीब 7 बजे आधा दर्जन बदमाश थानेदार पुष्कर गंगवार के घर क्राइम ब्रांच की टीम बनकर दाखिल हुए और फिर घर में मौजूद थानेदार की पत्नी रुचि गंगवार और उनकी 5 साल की मासूम बेटी को असलाह के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे तकरीबन 1 लाख रुपए कैश और लाखों के सोने चांदी के गहने लूट लिए। जाते जाते उन्होंने मकान में रह रहे किराएदार को भी लूटा। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आनन फानन में एसएसपी और डीआईजी समेत कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया।
नोएडा के एसएसपी कार्यालय के एक कोने में लगी आग की इन लपटों से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या इस आग में जल रहे कागजात महज रद्दी कागज के टुकड़े हैं या फिर कबाड़ की आड़ में अहम फाइलों को खाक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अहम दस्तावेज के जलने का दावा किया जा रहा है। सच क्या है ये तो पड़ताल का विषय है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो कई कागजात जलते हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कुछ फाइलों के ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लिखा हुआ मिला है। आग लगने की टाइमिंग किस साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पहली बार नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत हुई है। पहले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के जिम्मा संभालने से ठीक पहले एसएसपी दफ्तर में संदिग्ध हालत में फाइलें जलती हुई मिली हैं। अहम दस्तावेज के खाक होने के दावों पर पुलिस साफ साफ कुछ भी नहीं बोल रही है। हाँ, पुलिस इतना जरूर मान रही है कि इस मामले की जांच करवाने की जरूरत है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 46 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में हारे हुए चेहरों को भी विधानसभा का टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी माथापच्ची के बाद ये लिस्ट जारी की है। सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिलीप पांडे तिमारपुर से। वहीं टिकट काटे जाने से आपके कई मौजूदा विधायक नाराज हैं और दूसरे दलों से बातचीत कर रहे हैं। बिहार के मजबूत सियासी परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अपना ही अंदाज है। कैसा भी मौका हो, तेज प्रताप ही छाए रहते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप अपने परिवार से अलग अपने दोस्तों के साथ नजर आए। चूड़ा दही खाया, गौ सेवा की और जब फुर्सत मिली तो पतंगबाजी में भी अपने हाथ आजमाए। तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। वो कितने भी व्यस्त हों, उन्हें जब भी मौका मिलता है भगवान के दरबार में मत्था टेकने पहुंच जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने सोचा भी नहीं था कि जिस लिंगायत समुदाय के वो एक क्षत्र नेता माने जाते हैं, उसी लिंगायत समुदाय के बड़े धर्मगुरु स्वामी वाचानंद इस तरह मंच पर उखड़ जाएंगे। कर्नाटक के दावणगेरे में एक धार्मिक फंक्शन के दौरान स्वामी वाचानंद और वीएस येदियुरप्पा आमने सामने आ गए। ಮುರುಗೇಶ್ವರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಸಲ ಅವನ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕುತ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಅಲ್ರಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ दरअसल कर्नाटक में कैबिनेट का विस्तार होना है और स्वामी वाचानंद मुरुगेश निरानी को मंत्री बनाने की तरफदारी कर रहे हैं। खुले मंच पर स्वामी ने येदियुरप्पा से जैसे ही तल्ख बोले, येदियुरप्पा कुर्सी से उठे और नाराजगी जताई। येदियुरप्पा कुछ देर बाद वहीं बैठ तो गए, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता और धर्मगुरु के गुस्से को देख उन्हें अपनी मजबूरियां गिनाने लगी और लगे हाथ इस्तीफा देने का दांव भी चल दिया। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल के चंबा में भारी हिमपात हो रहा है। यहाँ हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है, तो वहीं लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी जारी है। पहाड़ों की चोटियां, सड़क और घर सब बर्फ की चपेट में आ गए हैं। बर्फबारी से बिजली सप्लाई बाधित हुई है, तो वहीं पीने के पानी की भी दिक्कत हो गई है। बारिश और बर्फबारी के साथ कई इलाकों में लैंडस्लाइड से भी मुसीबत बढ़ गई है। कुल्लू मनाली हाईवे पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। लैंडस्लाइड से सड़क पर आए बड़े बड़े पत्थर, सड़क यातायात पर ब्रेक लग गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कों पर चट्टान का मलबा आ गया और मोटर मार्ग प्रभावित हो गया। एक ऐसी कयामत जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। सफेद कहर ने बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के 4 जगहों में कोहराम मचा दिया। सेना सूत्रों के मुताबिक माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एवलांच ने सेना की चौकी को चपेट में ले लिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। नौगाम में बर्फीले तूफान से बीएसएफ के एक जवान के मारे जाने की खबर है। वहीं गांदरबल इलाके में एवलांच से 5 लोगों की जान चली गई,
जबकि उरी में आए एवलांच के बीच 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। देर आफ्टर करीब 5:30 पे एक और एवलांच आया कुल्लन के खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुंची तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहाँ से निकाल दिया गया। सेना सूत्रों के मुताबिक रामपुर और गुरेज सेक्टर में भी हिमस्खलन के कारण सेना की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर कश्मीर में बीते 48 घंटों से भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में बर्फीला तूफान आया है। बर्फ में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। अब तक ज्यादातर जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कश्मीर में सेना आतंकियों के लिए काल बनी है तो आम लोगों के लिए फरिश्ता साबित हो रही है। ये तस्वीरें सेना की चिनार कॉर्प्स की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सेना के जवान एक गर्भवती महिला को बर्फ से बंद पड़ी सड़क पर स्ट्रेचर से ले जा रहे हैं। गर्भवती महिला शमीमा को जब लेबर पेन शुरू हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए करीब 100 जवानों ने 4 घंटे तक अपने कंधों पर स्ट्रेचर ढोया और उसे अस्पताल पहुंचाया। यहाँ शमीमा की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। समंदर से ऊंची ऊंची उठती लहरें, किनारों को तोड़ने पर आमादा दिखती लहरें, समंदर के बीच हिलोरे खाता जहाज, तूफान के बाद चारों तरफ तबाही के निशान। ये मंजर है ब्रिटेन के पश्चिमी इलाकों में ब्रेंडन तूफान की दस्तक का, जिससे ब्रिटेन फिलहाल सहमा हुआ है। ब्रेंडन तूफान की वजह से ब्रिटेन के पश्चिमी हिस्सों समेत उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और पूर्वी स्कॉटलैंड में ब्रेंडन तूफान के कारण चेतावनी जारी की गई है। 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। प्रेस्टन स्टेशन से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। कॉर्नवेल और स्कीली द्वीप से कई उड़ानों को रोकना पड़ा है। इलाके के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है तो दूसरी तरफ भारत ने बड़ा दिल दिखाया है और 2 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। मकर संक्रांति पर कड़ी सुरक्षा के बीच भारत ने दोनों पाकिस्तानी कैदियों को अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर के हवाले कर दिया। रिहा किए गए कैदियों के नाम मुबारक बिलाल और साजिद हैदर हैं। मुबारक बिलाल होशियारपुर के बाल सुधार गृह और साजिद हैदर को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। दोनों के जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई और फिर बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया। लेबनान की सड़कों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बेरूत में कहीं सड़क पर टायर जलाए जा रहे हैं तो कहीं हजारों लोग विरोध में मार्च निकाल रहे हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है लेबनान में नए प्रधानमंत्री हसन दीब की नियुक्ति के खिलाफ। लोगों का मानना है कि नए पीएम की नीतियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हैं और इसी को लेकर वो सड़कों पर हैं। बता दें कि लेबनान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। उस पर 86 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो गया है। ऊपर से जनता नए प्रधानमंत्री से भी नाराज है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। इससे लेबनान में हालात और बिगड़ गए हैं।